हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th की होम साइंस का आपका चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसका नाम है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। तो जन पोषण तथा स्वास्थ्य, जब आपके चैप्टर का नाम ही यही हो गया है तो हमें सबसे पहले इसका मतलब समझ लेना है। अब जो जन है उसका मतलब क्या होता है? सामान्य लोग। सामान्य लोग यानी कि हम सभी हैं। जैसे कि पोषण मतलब क्या होता है? पोषक तत्व संबंधी विज्ञान। तो दोनों को अगर हम ऐड करके निकालेंगे यानी कि जन पोषण को अगर हम मिलाकर शब्द को पढ़ते हैं तो वो क्या बन जाएगा? सामान्य लोगों के पोषक तत्व संबंधी विज्ञान। ठीक है, यहाँ से इतनी बात हो जाती है क्लियर। अब देखते हैं स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थिति, न कि केवल रोग या दुर्बलता का अभाव। अब यहाँ पे देखिए, जो स्वास्थ्य है वो कई लोग इसे क्या समझते हैं कि जो रोग से ग्रस्त नहीं है वो स्वस्थ इंसान है, वो स्वस्थ आदमी है या व्यक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थिति में हो। मतलब कि शारीरिक तौर पर विकास होना चाहिए, मानसिक तौर यानी कि दिमागी तौर पर भी विकास होना चाहिए और सामाजिक तौर पर भी उसका विकास होना चाहिए। ठीक है, अब जान लेते हैं जन पोषण स्वास्थ्य के उद्देश्य। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। लोहा तत्वों से क्या कमी होती है, लोहा तत्व अगर हम नहीं लेते तो हमें क्या बीमारी लग जाती है या उसके लक्षण क्या होते हैं। आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी जो बातें हैं वो हम इस चैप्टर में सीख लेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले जान लेते हैं जन पोषण स्वास्थ्य के उद्देश्य। जो जन पोषण स्वास्थ्य है इसके क्या उद्देश्य हैं? इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य है इसका स्वास्थ्य को उन्नत रोगों की रोकथाम, यानी कि जो स्वास्थ्य है उसकी उन्नति करना, उसका विकास करना, साथ ही साथ जो रोग है उसकी रोकथाम करना यानी कि रोकना। दूसरा उद्देश्य है इसका जीवन अवधि को दीर्घ करना। जो हमारी जीवन अवधि है, हम कितने साल तक जीते हैं, उस टाइम को क्या करना? दीर्घ बनाना। दीर्घ बनाना मतलब लंबे समय तक किसी इंसान की जो जीवन अवधि है उसको बढ़ा देना। अब बढ़ेगी कैसे? अगर कोई व्यक्ति रोगी नहीं है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, तो उसका जो जीवन अवधि है वो अपने आप दीर्घ जो है वो हो जाएगी। जन पोषण स्वास्थ्य है उसके क्या उद्देश्य होते हैं? उसके यही उद्देश्य होते हैं कि लोगों की जो ज़िंदगी है, उसकी जो अवधि है, टाइम है, उसको बड़ा करना, दीर्घ लंबा टाइम उनको उसका बनाना। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो बीमारी की वजह से कितनी छोटी उम्र में उनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। आप सभी को पता होगा इस बारे में। अब देखते हैं कुपोषण के बारे में। देखिए, कुपोषण क्या होता है? कुपोषण वर्ड शब्द जो है वो हम सभी ने सुन रखा है। कुपोषण, हम कुपोषित किसको कहते हैं? जो बिल्कुल दुबला पतला होता है। लेकिन ये बात गलत है। कुपोषित क्या होते हैं? कुपोषित खाली दुबले पतले को नहीं, जो हाइट में छोटे होते हैं यानी कि जो बौने रह जाते हैं, जिनकी जो हाइट है वो उनकी एज के अकॉर्डिंगली बढ़ नहीं पा रही है, उनको भी हम कुपोषित का शिकार कहते हैं, कुपोषण का शिकार जो है वो कहते हैं। अब कुपोषण किन किन कारणों से होता है उसके कारण देखते हैं हम। तो सबसे बड़ा कारण जो है कुपोषण का वो क्या रहा है आज तक? गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी। गरीबी तो सबसे बड़ा कारण है कुपोषण का। जो गरीब लोग होते हैं वो अच्छे से खा पी नहीं पाते, इसीलिए वो कुपोषण का शिकार बन जाते हैं। बेरोजगारी, अब जब गरीब है तो बेरोजगारी तो बिल्कुल होगी, उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है तो वो गरीब भी होंगे। तीसरी बात, अशिक्षा। जब जो इंसान पढ़ा ही नहीं है, अनपढ़ है, तो उसको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता कि ये चीज़ हमें खानी चाहिए या ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। तीसरी बात, जब वो अनपढ़ है तो वो उसको जल्दी से जल्दी रोज़गार नहीं मिल सकता, तो यहाँ से अशिक्षा भी एक कारण है कुपोषण का। फिर आ जाते हैं हमारी मूलभूत सुविधाओं में कमी। जो भी हमारी ज़रूरत की सुविधाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अच्छा पानी नहीं पी पाते, हम साफ़ पानी नहीं पी पाते, उस वजह से भी जो कुपोषण है उसके शिकार कई लोग बन जाते हैं। अब कुपोषण के प्रकार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुपोषण खाली दुबले पतले इंसान को ही हम कुपोषित नहीं कहते हैं।
तो देखिए कुपोषण के 3 प्रकार होते हैं, आपको ये बात याद रखनी, 3 प्रकार होते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, इस चैप्टर के आपका जो 3rd चैप्टर है इसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको याद करने के लिए मिलेंगी जो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, और एमसीक्यूज में ऐसी ही चीज़ें पूछते हैं जो टिप्स पर याद होती हैं। तो इसीलिए अपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए तैयार, क्योंकि जो सीबीएसई है वो किसी भी कोने में से उठा के क्वेश्चन दे देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए कुपोषण के प्रकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता चुकी हूँ। पहला प्रकार होता है अल्प भारी। अब अल्प भारी का मतलब होता है कि जो पतला है, जो अपने जिसका जो भार है, जिसका जो वेट है वो उसकी आयु के हिसाब से बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा जो है वो 10 साल का है मान लीजिए, लेकिन उसका जो वजन है वो उसकी एज के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको हम अल्प भार की श्रेणी में डाल देंगे। फिर आ जाता है आपका बोनापन, यानी कि अगर कोई बच्चा 10 साल का है फिर भी उसकी हाइट जो है वो छोटी रह जाती है, तो उसको हम बोनापन कहते हैं, यानी कि वो बोना है, ठीक है। फिर है क्षयकारी। तो क्षयकारी क्या होता है? क्षयकारी वो होता है जो हमारा जो भार है वो हमारी ऊंचाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं होता है, उसको हम क्षयकारी की श्रेणी में डाल देते हैं। यहाँ से आपके कुपोषण के 3 प्रकार हो जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो देश भारत है उसमें कुपोषण क्या है? दोहरा भार है, यानी कि जो कुपोषण है वो 2 प्रकार से, कैसे? एक तो अल्प पोषण है और एक अति पोषण है। यानी कि अल्प पोषण मतलब जो पतला दुबला सा है, बिल्कुल सूखा हुआ है, और एक अति पोषण यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पोषण हो गया है कि वो ज़्यादा मोटा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा देश भारत है कुपोषण का दोहरा भार लेकर चल रहा है, आप सभी को ये बात याद रखनी है। आगे देखिए, आगे है हमारे पास जन पोषण विशेषज्ञ का कार्य। अब जो जन पोषण है वो कौन होते हैं? जन पोषण वो लोग होते हैं हमारी समस्या, हमारी बीमारी के बारे में पता लगाते हैं, समझते हैं वो क्यों हो रही है ऐसी बीमारी, उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसी नीति बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। साथ ही साथ वो देखते हैं कि वो जो नीति उन्होंने बनाई है क्या वो सही है, वो काम कर रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कार्य बताए गए हैं जो मैंने आपको भी बताया। समस्या की पहचान करना, समझना कि कैसे क्यों समस्या होती है, और फिर नीचे है आ गया आपका कार्य नीतियाँ बनाना तथा लागू करना, और चौथा है आपका उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना। तो ये आपके स्टेप्स हो गए हैं। आपको हो सकता है स्टेप वाइज भी पूछ ले एमसीक्यू में कि जो जन पोषण विशेषज्ञ है उसके कार्य को लगातार लगाएं, यानी कि आपको उल्टे सीधे दे दे और आपको एक क्रम में वो लगाने हैं, वो दे सकते हैं, और फिर नीचे ऑप्शंस दे दें। तो कुछ भी करके आ सकता है, इसलिए याद रखना, क्योंकि सबसे पहले हमें समस्या की पहचान होनी ज़रूरी है, फिर उसको हमें जानना पड़ेगा कि वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, फिर उसके ऊपर जाकर नीति बनेगी और फिर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अब देखेंगे हम पोषण संबंधी समस्याएं। तो पोषण संबंधी समस्याएं देखते हैं। देखिए पोषण संबंधी यहाँ पे मैंने आपको 2 समस्याएं दिखाई हैं। पहली है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, दूसरी है सूक्ष्म पोषकों की कमी। एक तो प्रोटीन ऊर्जा की कमी हो जाती है जिसके कारण कुपोषण होता है, तो उससे क्या बीमारी हो जाती है? ये दोनों बीमारी होती है, एक होती है मरासमस और एक होती है क्वाशियोकोर, ठीक है। ये क्या होती है मैं आपको अभी एक पिक्चर के थ्रू बताऊंगी, उससे आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से अपनी पिक्चर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्चा बिल्कुल आपको सूखा सा नज़र आ रहा है, उसकी हड्डियाँ दिख रही हैं यहाँ तक की, और एक बच्चे का पेट जो है वो इतना फूल गया है। तो ये किस वजह से होता है? ये प्रोटीन ऊर्जा की कमी की वजह से होता है। अब प्रोटीन जो मरासमस है वो बीमारी जो है उसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो बिल्कुल हड्डी की तरह सूख के निकल आता है इस साइड वाला, और जो क्वाशियोकोर होता है उसमें बच्चे का जो पेट है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, बढ़ने लग जाता है उसके शरीर के कंपैरिजन में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कि मरासमस क्या होता है और क्वाशियोकोर क्या होता है। तो यहाँ से मरासमस और क्वाशियोकोर के बारे में हमने समझ लिया। अब देखते हैं पोषकों की कमी। अब यहाँ पे आपके लोहा तत्व की कमी आ जाती है, विटामिन ए की कमी और आयोडीन की कमी।
जो पोषण संबंधी समस्याएं हैं उसमें क्या होता है, जो पोषक तत्व हैं हमारे, वो जैसे कि लोहा हो गया, विटामिन ए हो गया और आयोडीन, इनकी कमी के कारण भी जो पोषण है वो हमें अच्छे से नहीं मिल पाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लोहा तत्व की कमी के लक्षण क्या होते हैं, उससे क्या बीमारी लग जाती है, सभी बातें हम यहाँ पे जानते हैं। देखिए सबसे पहले है लोहा तत्व की कमी से अरक्तता। अब जो अरक्तता है वो क्या होता है, वो एनीमिया होता है। आपने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा होगा, अरक्तता ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो लोहे के तत्व की कमी से हो जाती है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है, जो रक्त का थक्का है वो बनना बंद हो जाता है, यानी कि आपके कहीं खून, चोट निकल जाती है, उसमें खून निकलने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खून जो है वो सूख जाता है, सूख कर उस पर एक परत आ जाती है, तो उसको हम रक्त का थक्का बोलते हैं। वो जो रक्त का थक्का है वो बनना बंद हो जाता है अरक्तता के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं लोहे तत्व की कमी के लक्षण क्या हैं, हम इन्हें कैसे पहचानें। तो पहला लक्षण है यहाँ पे सामान्य पीलापन। पूरे शरीर में पीलापन हो सकता है, जो हमें पीलापन दिखाई देता है वो हो सकता है। थकावट महसूस हो सकती है, हमें चक्कर आने लगते हैं, कोमल तालू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाती है, नाखून, जीभ में पीलापन आ जाता है, जो हमारे नाखून है वो पीले हो जाते हैं और साथ ही साथ जो जीभ है वो भी हमारी पीली हो जाती है। लोहे की कमी से अरक्तता होती है, उसको हम IDA भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास और भी लक्षण आगे हैं इसका। स्मरण शक्ति में कमी, जो हमारी सोचने की और हमारे याद रखने की जो शक्ति है उसमें कमी पड़ जाती है। ध्यान केंद्रित नहीं होता है हमारा, हम एक तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। फिर है नेत्र श्लेष्मा का पीलापन, जो हमारी आँखें हैं उनके अंदर एक तो आपको गोले एक तो काले काले कंचे टाइप होता है और साइड में ऐसे वाइट कलर होता है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे पीलापन पड़ने लग जाता है। ठीक है, फिर है एकाग्र न रह पाना, हम एकाग्र नहीं रह पाते हैं। तो ये सभी थे आपके लोहे तत्व की कमी से होने वाले लक्षण। तो यहाँ से ये बात हो जाती है क्लियर। आपसे MCQ में कुछ भी पूछा जा सकता है कि इसका कोई एक लक्षण बताइए इन ऑप्शंस में से देखकर, तो आपको ये सभी जो लक्षण हैं वो याद रखने हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास है पालक। अब पालक हम सब ने सुन रखा है, हमारे बड़े हमें हमेशा से कहते हुए आते हैं कि पालक जो सब्जी है वो हमें खानी चाहिए, उसका सेवन हमें करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं, आज उसका रीज़न हमें मिल जाएगा, उसका जवाब हमें मिल जाएगा। बचपन में हम सभी ये सोचते थे कि पालक बहुत बेकार चीज़ है, उसे हमें नहीं खाना चाहिए, ना ही वो स्वाद में अच्छी होती है। ये अक्सर बच्चों का मानना होता है और वो पालक से नफरत करते हैं अधिकतर बच्चे। लेकिन जो पालक है वो हमारे लिए एक जड़ी बूटी का काम करती है। पालक के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो किस किस में हमें मदद करती है, अधिक पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर, अरक्तता से बचाव करती है, एनीमिया से बचाव करती है, कैल्शियम होता है उसके अंदर, विटामिन ए होता है उसके अंदर। पालक जो है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, जो हमारे अंदर रोग लग जाते हैं उनसे लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, उनसे जल्दी ठीक हो जाएं, उस रोग का निपटारा जल्दी से कर देता है। ठीक है, वो शक्ति हमें प्रदान करता है, इसलिए हमें पालक का सेवन करना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या कमी है वो जान लेते हैं, यानी कि विटामिन ए की आवश्यकता क्यों होती है और विटामिन ए की अगर कमी पड़ जाए तो उससे क्या बीमारी हो सकती है। तो देखिए, ये सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता की। जो विटामिन ए है उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। विटामिन ए रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि जो काम पालक करता है वही विटामिन ए। अब विटामिन ए किस में, पालक में है, आपको ये बात याद रखनी है। MCQ में पूछा जा सकता है कि विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है। फिर है वृद्धि, जो हमारी वृद्धि करता है विटामिन ए ही करता है। उसके बाद आ जाता है आपका स्वस्थ उपकला। अब स्वस्थ उपकला का मतलब होता है जो हमारी त्वचा है उसमें जो निखार है वो विटामिन ए की वजह से आता है, उसकी हमें आवश्यकता होती है। उसके बाद देख लेते हैं, लास्ट वाला है सामान्य वृद्धि। जो हमारी सामान्य तौर पर जो वृद्धि है उसमें जो विटामिन ए है उसकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी कमी की। इसकी कमी क्या क्या होती हैं
मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या बीमारी लग सकती है। रतौंधी हो सकती है हमें। अब रतौंधी क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, मतलब कि रात को दिखना कम हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरी कमी की। वो क्या है, संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक में कमी। जो विटामिन ए है, अगर उसकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो जो हमें बीमारियां लगती हैं, संक्रमण तो आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस इतना चल रहा है, इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता कोरोना वायरस का। इसमें जो संक्रमण है वो इतना फैल रहा है, तो उससे प्रतिरोधक यानी कि उससे जो संक्रमण है, हमारे अंदर जो शक्ति होती है संक्रमण से बचने की, वो कम पड़ जाती है। तो फिर है नीचे तीसरी हमारी कमी है पूर्ण अंधता। अगर विटामिन ए की ज़्यादा कमी हो जाए तो इससे जो इंसान है वो पूरे तरीके से अंधा हो जाता है, यानी कि उसे पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है। लास्ट है शरीर की वृद्धि में कमी। जो विटामिन ए है वो शरीर की वृद्धि में कमी लाता है। अब बात करते हैं गाजर की। गाजर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमें खानी चाहिए बिल्कुल। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, देखिए इसके मैंने यहाँ पे 3 फ़ायदे आपको लिख रखे हैं, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं पर एग्जाम्पल के लिए 3 लिख दिए हैं। ये नेत्रों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही साथ त्वचा की चमक बनाती है। ये हमारी त्वचा में जो चमक आती है वो गाजर से आती है। जो लोग गाजर ज़्यादा खाते हैं उनकी त्वचा जो है बहुत, उनकी जो त्वचा है वो खिली खिली नज़र आती है। फिर है त्वचा सूखेपन से छुटकारा। अब जो सर्दियों में हमें सूखापन हो जाता है, हमारी जो खाल है वो फटने लग जाती है, हल्की हल्की खुश्की हो जाती है, तो जो गाजर है वो उससे छुटकारा दिलाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 फ़ायदे आपने पढ़ लिए। अब चलते हैं अपने आगे, देखते हैं क्या है हमारे पास। आगे आपका आ गया है आयोडीनहीनता विकार। जो आयोडीन है अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, और उसकी कमी क्यों होती है, उसका कारण क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, ये सभी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब आयोडीनहीनता विकार को हम क्या बोलते हैं, आईडीडी। आईडीडी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। देखिए सबसे पहले इसकी आवश्यकता देख लेते हैं। जो आयोडीन है उसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है। मानसिक और शारीरिक विकास, जो हमारे दिमागी तौर पर और हमारे जो शारीरिक विकास है उसके लिए हमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आयोडीन हमारा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा नमक में पाया जाता है। नमक आपने एड्स देख रखे होंगे, काफ़ी ऐड आते हैं उसमें, अपने जो सोल्ट है, कोई भी मान लीजिए कोई भी ऐड है उसमें हमेशा ये बताते हैं कि हमारे नमक में आयोडीन भरपूर मात्रा में है। कारण क्या होता है आयोडीन की कमी का, एक मुख्य कारण ये रहा है कि मिट्टी में आयोडीन की कमी। जिस मिट्टी में हम अपनी खेती करते हैं, अपने सब्जी फल उगाते हैं, उस मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है। इस वजह से हमारी जो फसलें हैं उनमें आयोडीन की कमी हो जाती है, और उस वजह से हमारे शरीर जो हम खाते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, उस वजह से हमारे अंदर आयोडीन की कमी मिलती है खास तौर पर। अब देखते हैं कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें क्या बीमारी हो सकती है। कमी इसकी क्या होती है, कमी के कारण क्या हो जाता है, हमारे शरीर में जो थायराइड हार्मोन है वो उनकी अपर्याप्त मात्रा हो जाती है, जिस वजह से हमें गलगड़ रोग जो है वो भी लग सकता है। अब गलगड़ रोग में क्या होता है, गलगड़ रोग में जो हमारी गर्दन है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा सूजी हुई, मतलब कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, उसको हम गलगड़ रोग बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो गलगड़ रोग है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, दोनों नाम आपको याद रखने, इंग्लिश के हिंदी के, कोई भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं गर्भ अवस्था के दौरान कमी। अगर गर्भ अवस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कमी हो जाती है आयोडीन की, तो उससे क्या क्या जो रोग हैं वो लग सकते हैं। देखिए अगर गर्भ अवस्था के दौरान हो जाती है तो हमें जन्मजात विकृतियां, यानी कोई ना कोई जन्म से ही हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, या फिर मानसिक मंदन। तो देखिए जो मानसिक मंदन है उसका मतलब क्या होता है, जो बच्चे वो क्या है, वो अपने साथ की उम्र के बच्चों से कुछ लेवल पीछे चलते हैं, उनको हम मानसिक मंदन बोलते हैं। यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान अगर आयोडीन की कमी हो जाती है महिला के अंदर, तो उसका प्रभाव सीधे उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है, बच्चे के ऊपर उसका असर जो है वो होता है, तो उसे जन्मजात कोई बीमारी लग सकती है या फिर मानसिक मंदन हो सकता है। अब देखेंगे हम अल्प पोषण से संबंधित कारक।
पहला कारक है हमारे पास व्यक्तिगत स्तर। व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है अपर्याप्त आहार का सेवन। अब व्यक्तिगत स्तर दो प्रकार के हैं। पहला है अपर्याप्त आहार का सेवन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से खाना ही उसको नहीं मिल रहा है, वो अच्छे से अपना खाना ही नहीं खा रहा है, तो उसके अंदर क्या है, व्यक्तिगत स्तर पे वो अल्प पोषण का शिकार हो जाएगा। या फिर कोई बीमारी, रोग लग जाना, वो भी व्यक्तिगत स्तर के अंदर ही आएगा। अब देखेंगे घरेलू स्तर। तो देखिए घरेलू स्तर है हमारे पास, इसमें 4 प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है अपर्याप्त शिक्षा, यानी कि शिक्षा की कमी के कारण भी जो अल्प पोषण है उसका शिकार हो सकते हैं। अपर्याप्त जल तथा सफाई। अपर्याप्त जल मतलब कि जो जल है वो साफ सुथरा नहीं है, साथ ही साथ आसपास जो सफाई है वो भी अच्छे से अगर नहीं हो रही है तो भी अल्प पोषण का शिकार व्यक्ति जो है वो हो सकता है। अपर्याप्त भोजन, अगर उसे अच्छे से भोजन नहीं मिल रहा है उसकी वजह से भी वो हो सकता है। फिर नेक्स्ट है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा की कमी के कारण भी जो है हम अल्प पोषण के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं कारक, इसका है मूलभूत कारण। मूलभूत कारण में क्या क्या आ जाएंगे, हमारे पास 2 हैं। पहला हो जाएगा आर्थिक कारक। अब आर्थिक यानी कि पैसों की कमी की वजह से भी कुछ लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, इसीलिए वो अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जो सामाजिक यानी कि लोगों के द्वारा कुछ परंपराएं बनाई जाती है कि हमें ये नहीं खाना है, हमें इसका सेवन नहीं करना है, ये बात गलत है, परिवार वालों के या सोसाइटी भी बना देती है, तो उस वजह से भी जो व्यक्ति है वो अल्प पोषण का शिकार हो जाता है। आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 वो आपका आ जाएगा, उसमें आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए इसके MCQs लाऊंगी और इसके MCQs जो है काफ़ी बन जाएंगे वो, क्योंकि चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके आना MCQs के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर दे सकें। और एक और बात, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे कर लीजिए। किस नाम से है, यूनिक क्लासेस के नाम से है। आप सर्च करेंगे आपको तभी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे अबाउट से जाके लिंक ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू।